कुछ लोग खुद चैंपियन बनते हैं, लेकिन कुछ लोग चैंपियंस बनाते हैं। एक एथलीट, एक बॉडी बिल्डर और एक शानदार कोच। मीट मिस्टर अक्षय सूर्यवंशी। थैंक यू वेरी मच इरफान। थैंक यू सर, आपने आपका इतना मुझे इम्पोर्टेंट टाइम दिया और हमारे दर्शकों के लिए आपने टाइम निकाला। आज हम फिटनेस के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि आपसे बेटर शायद मुझे नहीं लगता कि कोई जानता है। और स्पेशली आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए भी जो फिटनेस की ओर बढ़ रहे हैं और उनको नॉलेज की बहुत कमी है, क्योंकि आजकल फिटनेस इंडस्ट्री में देखा है कि बताने से ज़्यादा लोग लूटना पसंद करते हैं। तो आज हमारे साथ सर हर एक चीज़ को कवर करेंगे और हम इसी पर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसी रही है, आपने किस तरह से स्टार्ट किया था। लोग भी हमारे जानना चाहेंगे कि अक्षय सूर्यवंशी यहाँ तक कैसे पहुँचा। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। 15 ईयर्स हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर। यस। आई स्टार्टेड माई जर्नी व्हेन आई वाज आई थिंक 16 और 17। मैं काफ़ी कम उम्र में मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी और उसी दौरान मैंने अपनी मैं काफ़ी स्किनी रहता था वैसे एक्चुअली में, तो उसकी वजह से मैं कुछ बिल्डर्स, बॉडी बिल्डर्स काफ़ी सारे थे जो मेरे एरिया में घूमते रहते थे और मेरी स्किनीनेस की वजह से मुझे काफ़ी लोग को बॉडी शेमिंग भी करते थे। तो उस टाइम पे मेरा एक जो फ्रेंड था वो जिम जाता था, तो उसने कहा कि आप तुम भी मेरे साथ चलो जिम। मुझे लगा कि क्या होगा, चलो जिम जाता हूँ, थोड़ा मेरी बॉडी बनाऊंगा तो शायद मेरी बॉडी शेमिंग कम हो जाए। तो उस थ्रू मैंने जिमिंग स्टार्ट किया वहाँ पे। मेरे तो जिमिंग जाते जाते वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ पे जो वाइब्स थी, उसके साथ मैं इतना कनेक्ट हो गया कि मैं अपने ट्यूशन क्लासेस बंक कर करके जाने लगा वहाँ पे। एकदम फिटनेस में लाइक हाँ, वो एक अलग ही वो मैं जब क्रेजीनेस मतलब वो आयरन एज का ज़माना था वहाँ पे, जब आयरन के डंबल्स और आयरन के प्लेट्स होते थे और एकदम प्रॉपर जो ओल्ड अखाड़ा टाइप जिम होता था ना, ओल्ड स्कूल टाइप। यस, ऑब्वियसली ओल्ड स्कूल टाइप। और वो जिमिंग के अंदर जो प्लेट्स का टकराना, जो वेट्स, प्रॉपर वेट जो अपने को फील होता है, वो सब चीज़ों ने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया। और वहाँ पे एक्चुअली मैं जहाँ जाता था, उस जिम के ओनर ऑलरेडी 3 बार मिस्टर गुजरात रह चुके थे। दीप्तेश पटेल नाम था उनका। तो उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया और वो जब वो लोग सब 2-3 उनके और स्टूडेंट्स मिलके सब वेट लिफ्ट करते थे, जैसे सारंग पटवर्धन है, सागर पटवर्धन है, जो मेरे काफ़ी कोच भी रह चुके हैं। काफ़ी उनका नाम मुझसे बहुत अच्छा नाम है और उनका भी काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही है बॉडी बिल्डिंग, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे। तो डॉक्टर सागर पटवर्धन, सारंग पटवर्धन को मैं वेट्स उठाते हुए देखता था, तो एक अलग फील आती थी कि मैंस इतने स्ट्रांग हो सकते हैं क्या, क्योंकि पूरा बार भर देते थे प्लेट से और उसके बाद बेंच लगाते थे, पूरा बार भर के, क्योंकि ओल्ड स्कूल के बार भर जाते थे। तो हाँ, वो बार पुराने होते थे, भर जाते थे। एंड व्हेन दे आर लिफ्टिंग ऑन मशीन्स, वो पूरी प्लेट्स लगा के लिफ्ट कर लेते थे, लेग पुल डाउन और वो सब। और मैं 2-3 प्लेट्स पे भी नहीं कर पाता था। तो दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट। कहीं ना कहीं मतलब देख के आपको ऐसा लगा कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। नहीं, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं कर सकता हूँ। बट उनके साथ जब मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट की, उनके साथ जब मैंने बातचीत स्टार्ट की, तो दे मोटिवेट्स मी अ लॉट। उन लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। एग्जैक्टली। फिटनेस इंडस्ट्री में मेरे 15 इयर्स के करियर में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सबसे बेस्ट सीखी है, वो है ऑलवेज फॉलो योर कोच। कोच के बिना कभी भी आपकी ट्रेनिंग उतनी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। और आपको ऐसा सोचो कि कोच के बिना आप एक ऐसे रोड पे जा रहे हो जिसकी कोई मंजिल नहीं है। क्योंकि आप आ तो गए हो इंडस्ट्री के अंदर, आपने अभी के मैंने यूथ को देखा है कि उनकी 1-2 साल में बिकॉज ऑफ देयर गुड जेनेटिक्स काफ़ी थोड़े बहुत मसल्स बिल्डअप हो जाते हैं बेसिक ट्रेनिंग्स के साथ। बेसिकली हो चुके हैं। बट एक्चुअली दे डोंट नो कि उनकी बॉडी में और कितना पोटेंशियल है और कितना उनको खुलना बाकी है। वो एक प्रॉपर एजुकेटेड कोच जो काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, जिसने काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस किए हैं, काफ़ी प्रैक्टिस की है, काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है, वो प्रॉपरली वो इंसान के ऊपर प्रॉपर वर्क कर पाएगा। बट अभी के टाइम पे यही एक दिक्कत हो जाती है कि लोग पर्सनली ट्रेनर्स को हायर नहीं करते, ऑनलाइन सब लोग ट्रेनिंग वो सब तो एकदम ही अलग ही चल रहा है। सोशल मीडिया का जमाना। एग्जैक्टली। तो मैंने मेरे टाइम पे वो सीखा। और मैंने मेरे टाइम पे एग्जैक्टली हम लोगों के पास सोशल मीडिया ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हमारे लिए हमारा जो नॉलेज का जरिया था वो हमारा कोच ही था। लेकिन हम लोग ने हमारे कोच को फॉलो किया, उसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं।
because we always respect our coach. तो मेरे सामने खुद एक मास्टर ट्रेनर है जिन्होंने बड़े बड़े एथलीट तैयार करे हैं, लेकिन एक चीज़ सोचो कि वो आज भी अपने कोच की रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ से आप समझो कि कोच का कितना बड़ा महत्व होता है आपकी ट्रेनिंग पर, आपकी पर्सनल लाइफ भी वो सुधारते हैं, आपको डिसिप्लिन पर लाते हैं। तो सर अभी कैसा है कि जैसे आपने बोला सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी कुछ बच्चे हैं लाइक टीनेजर हैं, उनको बॉडी बनाने की बहुत जल्दी होती है। जैसे आपने 15 साल दिए, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, और इन्होंने उस टाइम से स्टार्ट किया जहाँ कोई डिजिटलिटी नहीं थी। अभी के जिम इतने लग्जरी हो गए हैं, इतनी लंबी जर्नी की है, लेकिन आज भी वो जिस मुकाम तक हैं और उन्होंने अपने कोच को रिस्पेक्ट करना और उनकी आज भी वो जितनी इज्जत करते हैं शायद ही आजकल के बच्चे करते हैं। नो, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माय कोच। यस। और सोशल मीडिया से सर क्या होता है कि जब बड़े इन्फ्लुएंसर को बच्चे देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, नीचे डीएम करते हैं कि भैया ये बताओ, भैया वो बताओ, ऐसा। और उस टाइम पर क्या होता है कि मतलब रिस्पॉन्स नहीं देते हैं लोग, क्योंकि आजकल सब लोग क्या है कि लॉन्ग जर्नी के हिसाब से बहुत भाग रहे हैं कि ये मैं कर लूँ, वो कर लूँ। तो मैंने उसी चीज़ से लेके कुछ क्वेश्चन बच्चों के पूछने के लिए मैंने कमेंट से क्वेश्चन निकाले, आप उनको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे और इस अपने पॉडकास्ट के द्वारा उनको कुछ नॉलेज मिलेगी। ओके। तो सबसे पहला मेरा एक ही सवाल है कि अगर आप जिम आए हो तो आपको ट्रेनर की कितनी ज़रूरत है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कोई इंसान जिम आता है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है या फिर उसने बहुत पहले किया है या जो भी हो वो, बट उसने फिलहाल अभी वो जिम अभी स्टार्ट किया है, तो वो इंसान को वो जिम पूरा फ्रेश होगा, उसके लिए काफ़ी सारे मशीन्स उसके लिए नए होंगे, और जो फ्रेशर्स लोग होते हैं उनके लिए तो एक्सरसाइज से लेके सब चीज़ नई होगी। तो अगर कोई इंसान पहले जिम करता है, अभी जिम कर रहा है या स्टार्ट कर रहा है, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या फिर एक्स बॉडी बिल्डर कोई भी रह चुका है, कोच इज मस्ट। यू नो व्हाई? आई विल गिव यू सम रीजंस कि अगर मिस्टर ओलंपिया बने हुए लोगों को कोच की ज़रूरत पड़ती है, अगर राइट नाउ विराट कोहली से लेके जितने भी क्रिकेटर्स आप देखो, उनको कोचेस की जरूरत पड़ रही है, भले वो कहीं पर भी वो उन लोगों का मुकाम कोई भी हो। और ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है कि जो कोच है उसको भी मिस्टर ओलंपिया रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप सबसे ज्यादा फॉलोअर्स बॉडी बिल्डिंग में देखो, सब सीबम को फॉलो करते हैं, क्रिस बमस्टेड, अभी सब जैसे बाहर आ चुकी है क्रिस बमस्टेड की, लेकिन वो भी FST7 ट्रेनिंग फॉलो करता है हेनरी रैम्बोट के पास, और वो हेनरी रैम्बोट कोई मिस्टर ओलंपिया नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, उसकी प्रैक्टिस और उसका जो एथलीट्स के ऊपर अपना ग्रिपिंग से लेके काफ़ी सारी उनके खुद के वर्कआउट प्रोग्राम, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो एक कोच को कोच बनाती है। लेकिन अभी के ज़माने में सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि जिम आते हैं और बेसिक्स ट्रेनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ इंस्टाग्राम, कुछ फेसबुक और सोशल मीडिया से कुछ सीख जाते हैं, और उसके बाद विदाउट एनी नॉलेज ऑफ अबाउट दैट एक्सरसाइज वो खुद ब खुद वो चीज़ अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। दे डोंट इवन नो कि वो उसके लिए बेटर है या नहीं है। इरफान, तुम भी काफी टाइम से देखा जाए तो इस फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, यू आल्सो नो दिस थिंग वेरी वेल। 9 years राइट? हमने साथ में भी काम किया हुआ है। आपके अंडर में मैंने प्रेप किया है, मिस्टर सूरज सर के अंडर में था मैं। जो मेरी 2020 की फिजिक्स थी वो सर के अंडर में ही था, और ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे फर्स्ट गुरु है देखो तो, बाकी मैंने खुद से ही किया है। और मैं इनका इतना रिस्पेक्ट करता हूँ कि जैसे ये इनके कोच की रिस्पेक्ट करते हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आई थिंक शायद मैं सामने बैठा हूँ, लेकिन अंदर थोड़ी हेजिटेशन हो रही है कि मैं मेरे सर के सामने बैठा हूँ, बट मैंने जितना मेरे टीचर को समझा है, मैं चाहता हूँ हर बच्चे अपने टीचर को समझे और रिस्पेक्ट करें। तो जैसा सर ने कहा कि पर्सनल ट्रेनर और ट्रेनर लाइक के कितना ज़रूरी है, पर एक क्वेश्चन और सर कि लाइक के जैसे भी कोई अंदर एंटर करता है, अभी सपोज दैट कोई कोच है, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन उसकी फिजिक्स नहीं है, अधिकतर अभी इंडिया में यही चल रहा है, और कोई नॉन सर्टिफाइड है बट वो भी कोच है, नॉलेज भी नहीं है, लेकिन उसने थोड़ा बॉडी बना रखी है अच्छी, तो इससे ना कहीं क्लाइंटों में बहुत फर्क पड़ता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे ये कहीं ना कहीं बताना था कि एक वेल टोन्ड कोच और एक नॉलेजेबल कोच, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक वेल जो टोन्ड कोच है वो यंग है, उसकी बॉडी का जेनेटिक्स उसको सपोर्ट कर रहा है, और वो उसकी वजह से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और थोड़े बहुत अपना रूटीन फॉलो करके अपनी बॉडी को शेप में काफ़ी इजीली रख पा रहा है। जबकि एक अनशेप्ड ट्रेनर जो काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है,
जबकि उसकी बॉडी अभी अच्छी नहीं है, लेकिन उसका भी एक प्राइम टाइम रहा होगा, एक दौर था, एक प्राइम टाइम था जब उसने अपनी लाइफ का बेस्ट दिया था, अपना प्राइम टाइम में सबसे बेस्ट दिया था। तब शायद उस फिजिक को आजकल की जनरेशन की कोई फिजिक बीट भी नहीं कर पाती, नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल वो चीज होती है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट राइट नाउ ही इज नॉट इन प्रॉपर शेप, आप उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर वो चाहे तो वो जिस दूसरा ट्रेनर है आपकी बॉडी उससे भी बेटर बना सकता है, ऑफ कोर्स बिल्कुल बना सकता है, उसके अंदर उतना नॉलेज है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम फैमिली टाइमिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जस्ट बिकॉज ऑफ सम ट्रेनिंग वर्क, काफी सारा वर्क होता है जो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको निभानी होती है, तो उसकी वजह से वो काफी टाइम अपनी बॉडी को नहीं दे पाते जितना पहले दे पाते थे वो। और फिर पहले कुछ चीज ऐसी भी होती है कि जब हम पीक पर होते हैं, लाइक जब हमारा प्राइम टाइम होता है, उस टाइम हमारे पास बहुत टाइम होता है कि हम वही चीज कर रहे हैं। अभी आप जैसे सपोज दैट आपने 15 साल का सफर तय किया, अब उन 15 साल में कितनी चीजें अप डाउन हुई होंगी, लाइक फैमिली को लेके, अभी आप एक मुकाम पर हो पर आपको वो मुकाम को बनाकर भी चलना है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर चूक सकते हो, या कोई भी हो तो वो भी चूक सकता है। मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं मैं तो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर मोस्ट ऑफ जितने भी लोग होते हैं वो लोग एक टाइम के बाद गिव अप के कगार पे आ जाते हैं। तो वो लोग ज़्यादा टाइम तक अपनी बॉडी को नहीं ग्रूम रख पाते, जो स्पेशली ट्रेनर्स, बिकॉज यू नो अभी ट्रेनर्स की लाइफ कैसी हो गई है कि सब लोगों ने उनको टेक इट एज अ ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया है। दे डोंट नो कि वही इंसान आपको हॉस्पिटल के काफी सारे बिल से बचाएगा, बहुत ज्यादा। लेकिन वो लोग उनको इतना अंडर एस्टिमेट और इतना अंडर रेटेड कर डाले हैं ट्रेनर्स को कि वो लोग समझते हैं कि हाँ ट्रेनर ही तो है, ऑफ कोर्स, बट दे डोंट नो कि उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे का नॉलेज क्या है, उनको उनके ऊपर कोई सर्वे ही नहीं करना होता है। सो मेरा एक ओपिनियन है कि एक प्रॉपर ट्रेनर अगर वेल टोन्ड हो, लेकिन अगर उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो चीज़ किसी काम की नहीं है। वो खुद की बॉडी बना रहा है, आपकी नहीं बनाएगा। लेकिन अगर एक प्रॉपर टोन्ड कोच नहीं है, लेकिन उसके पास इतना नॉलेज है कि उसने काफ़ी सारे लोगों को अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, उसने अच्छे सर्टिफिकेशंस किए, उसने अपनी जिमिंग एक्सपीरियंस और उसके प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से की है, तो वो टोन्ड कोच से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ओके सर, अब हम ना क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो हमारे व्यूवर्स ने क्वेश्चंस कुछ किए थे, फिर उसके बाद जो मैंने कमेंट से क्वेश्चन निकाले जो अमुक लोग नहीं रिप्लाई कर पाते, वो आपके थ्रू मैं पूछना चाहता हूँ। वीक में कितने टाइम ट्रेनिंग करना चाहिए, मतलब कितने बार ट्रेनिंग कर सकते हैं वीक में? दैट डिपेंड्स ऑन द बॉडी। किसी लोगों की बॉडी होती है जो 5 to 5 days अ वीक ट्रेन कर सकते हैं। कुछ लोगों की बॉडी होती है जो एवरीडे ट्रेन करते हैं, और बॉडी के गोल्स पे भी डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स जिनको बॉडी बिल्डिंग में अचीव करना होता है, दे ट्रेंड अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 days अ वीक। बट आप देखो जो हाइरॉक्स ट्रेन करते हैं या कैलिस्थेनिक ट्रेन्स करते हैं, वो लोग दे डू एवरीडे। सो दैट थिंग डिपेंड्स ऑन द गोल कि आपको आपकी बॉडी के साथ क्या करना है, आपका गोल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। और काफ़ी सारे लोगों की बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है, कौन सा मसल जल्दी रिकवर कर सकता है, कौन सा मसल लेट रिकवर करता है, किसको लोअर बैक की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि आपको कितने दिन ट्रेन करना है आपकी बॉडी को, वो चीज़ भी उसी पे डिपेंड करती है। और वो चीज़ अगर आपको नहीं पता तो दैट्स वाई एक आपके कोच को हायर किए, वो कीजिए, वो आपको बताएगा कि आपको मतलब रिकवरी आपकी कैसी है। एग्जैक्टली काफ़ी सारे लोगों की बॉडी रिकवरी स्लो होती है, कुछ लोगों की काफ़ी फास्ट होती है, कुछ की डाइट अपनी बॉडी के साथ मैच नहीं कर पाती, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कोई बिगिनर्स है तो 5 days अ वीक इज मच मोर इनफ। तो सर जैसा कि बहुत सारे एथलीट्स के नीचे एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि भैया आपका फेवरेट वर्कआउट, या सर आपका फेवरेट वर्कआउट, मेरे को भी आता, आपको भी आता होगा। Obviously. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका फेवरेट वर्कआउट क्या है? मेरा फेवरेट वर्कआउट देखा जाए तो एक्चुअली आई ट्रेंड एवरी पार्ट, बट लेग्स के लिए थोड़ी क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके अभी तक इतना तो समझ में आ गया कि लेग्स डेवलप करना बहुत मुश्किल है। और लेग्स डेवलप करने में तुम्हारी जान निकल जाती है, तुमको पूरी तरह से यमराज ही दिखते हैं। तो वो चीज़ों को मैंने काफ़ी टाइम तक फॉलो किया। तो वो जो एक मेरा जो वीकेस्ट पार्ट लेग ही था, तो उसको डेवलप करने में मैंने काफ़ी टाइम दिया, और धीरे धीरे वही पार्ट मेरा फेवरेट होता गया। और जैसा कि अभी जो बिगिनर्स हैं उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है वर्कआउट्स को लेकर? बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको, कि एक प्रॉपर गाइडेंस जो होता है उसकी कहीं ना कहीं नहीं, काफ़ी कमी रहती है। अच्छा। मैंने काफ़ी सारे बिगिनर्स को जिम में देखता हूँ, अभी भी देखता रहता हूँ, उनको काफ़ी तो वो वर्कआउट कर रहे होते हैं जिनकी उनको ज़रूरत ही नहीं है, और वो वर्कआउट नहीं कर रहे होते जिनको उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
मैंने काफ़ी सारे बिगिनर्स को देखा है जो जिनका रेंज ऑफ मोशंस प्रॉपर नहीं होता है, जो ओवर लिफ्टिंग करने की, ईगो लिफ्टिंग करने की वजह से अपनी बॉडी के मसल्स को प्रॉपरली टारगेट नहीं कर पाते हैं। जिनको कार्डियो की ज़रूरत है ज़्यादा, वो लोग वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जिनको वेट ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है वो कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो काफ़ी सारे गलतियां हैं जो बिगिनर्स करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से कोच के गाइडेंस में करो, और वार्म अप और स्ट्रेचिंग इज़ मस्ट। यू ऑल्सो नो दैट जो काफ़ी सारे बिगिनर्स मिस कर देते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, बॉडी को मोबिलाइज नहीं करते हैं, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। जैसा कि आपकी फेवरेट वर्कआउट आपने लेग्स बोला, हाँ ठीक है, और ऑलमोस्ट जितने एटलीस्ट हाँ मैं आपके अंडर ट्रेंड हुआ तो मेरी भी एक किस्म से फेवरेट लेग्स वर्कआउट है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो बिगिनर्स है वो लेग स्किप करते हैं। एक्चुअली लेग स्किप करने का सबसे बड़ा रीज़न कि वो काफ़ी टफ होता है। अनदर थिंग कि आजकल के जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, वो लोग लुक्स के पीछे पड़े हुए हैं। दे वांट टू लुक गुड, और लेग्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पैंट के अंदर छुपी रहती है, जो कोई देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और उन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि लेग्स बना के हम लोग क्या ही कर लेंगे। और ट्रेनिंग में भी बहुत हार्ड रहता है, वो मसल्स को डेवलप करना भी बहुत हार्ड रहता है। और सब लोग ये सोचते हैं कि हम वो मसल्स डेवलप करके क्या कर लेंगे, ऑलरेडी बहुत हार्ड है। और वो पेन भी काफ़ी ज़्यादा करता है, उसको रिकवरी में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो लोगों को लेग्स ट्रेन करने से रोकते हैं। बट लेग्स का मसल्स एक ऐसा मसल्स है जो वही आपकी अपर बॉडी भी बना के देता है। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो लेग्स ट्रेन करता है वही अपर बॉडी बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहता है। बॉडी के अंदर सब लोग लेग स्किप करते हैं, लेकिन वही चीज़ उनको जब फ्यूचरिस्टिक जब उनकी एज होती है तब जाके नीज, एंकल प्रॉब्लम, वो टोर्सो प्रॉब्लम, ये सारे काफ़ी लोअर बैक प्रॉब्लम्स वो काफ़ी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने लोअर बॉडी और अपर बॉडी को सिमिलरली ट्रेन किया है तो आपकी बॉडी एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट बनेगी। ना कि अनइवन, अपर बॉडी ह्यूज, लोअर बॉडी स्मॉल, ऐसा नहीं होगा। तो लोग काफ़ी जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं वो लोग लेग स्किप कर देते हैं, बट एक्चुअली में वो नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे रीजंस है जो आपके लेग्स को करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आप देखे जाए तो आपकी वेस्ट के नीचे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स, सबसे थिकेस्ट मसल्स, सबसे लॉन्गेस्ट बोन, और 60% ऑफ द मसल मास आपके लेग्स के अंदर ही होता है। तो वो अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हो तो आप कुछ नहीं, मेरे हिसाब से तो एक टाइम पास ही हुआ जिम के अंदर। पंप करके चलेगा, पंप किया अपर बॉडी, जो छोटे छोटे मसल्स है उसको पंप किया। नो, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है जिम करने का, गो एंड हिट लेग्स, गो एंड हिट स्क्वाट्स। लोगों को जो लेग्स 100-200 किलो का स्क्वाट लगाओ, 150 किलो लिफ्ट करो, पता चलेगा जिमिंग कैसे होता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर जो लोग लेग स्किप करते हैं तो वो अपर बॉडी भी उनकी वीक ही होती है। ऑब्वियसली वो जो लेवल की बनना चाहिए वो बन ही नहीं सकती, क्योंकि एक बात समझिए, आपकी लोअर बॉडी अगर ग्रो करेगी तो वही आपके अपर बॉडी को भी ग्रो करने में हेल्प करेगी। आप सोचो कि पेड़ का टहना जितना बड़ा होता है ना, पेड़ उतना ही घना बनता है। अगर पेड़ का तना पतला रहेगा तो पेड़ उतना घना नहीं हो पाएगा। तो लेग्स एक काफी मेजर रोल प्ले करते हैं अपर बॉडी बनाने में भी, लेकिन वो चीज समझते ही नहीं है। सब लोगों को सिर्फ एक लुक्स वाली अपर बॉडी बनानी होती है और उसके अंदर मेहनत भी काफी कम लगती है, जितनी लेग्स में लगती है उतनी नहीं लग पाती। तो उसकी वजह से लोग लेग्स ज़्यादा स्किप करते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग। जैसा कि लोग दो चीज़ में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि पहले बल्किंग करें कि कटिंग करें, और ये कंफ्यूजन शायद अब हर एक बच्चे में, कि जैसे अब जो एकदम स्किनी बॉय होते हैं, अब उनको क्या होता है कि हम कटिंग मतलब बल्किंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट सीधे एब्स दिखाएंगे एब्स। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, या बल्किंग कितनी ज़रूरी है कटिंग के लिए, या कटिंग में ही बल्किंग हो सकती है, मसल मास कैरी कर सकते इतना ज़्यादा? क्या कहना चाहते हैं उसमें? अभी मैं बहुत कंट्रोवर्शियल आंसर दूंगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल। बिगिनर्स और जिमर्स के लिए बल्किंग और कटिंग नाम की चीज़ ही नहीं होती है जी। यस। वो एक बॉडी बिल्डर के लिए होती है जो प्रोफेशनल एथलीट है। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स जो अपनी सीजन होती है तब वो लोग कट डाउन पे जाते हैं। बिल्कुल। बॉडी के अंदर से फैट परसेंटेज को डाउन करने के लिए, एक जीरो फिगर फैट परसेंटेज लाने के लिए वो लोग बॉडी को कट करते हैं, बॉडी में से फैट को रिडक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग कटिंग फेज, और या फिर कॉन्टेस्ट फेज बोल लो आप। और जब ऑफ सीजन रहती है, जब कोई कॉन्टेस्ट नहीं होता, उनको अपनी बॉडी को ग्रो करना होता है, तब वो लोग बॉडी के मसल्स को ग्रो करते हैं। तो उसके लिए उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो थोड़ा बहुत वाटर और थोड़ा बहुत फैट अपनी बॉडी में वो लोग रखते हैं।
ठीक है, तो उस टाइम पे वो लोग अपनी बॉडी के अंदर इतना रखने की वजह से मसल्स को प्रॉपर्ली ट्रेन कर पाते हैं, तो मसल्स ग्रो कर पाते हैं। तो ये एक जो एथलीट्स होते हैं वो उनके लिए कटिंग फेज और बल्किंग फेज रहता है। जो जिम रेगुलर करने वाले होते हैं उनके लिए कोई कटिंग फेज बल्किंग फेज नहीं होता। आई एम रियली वेरी सॉरी। उनका सबसे बड़ा गोल होता है फिटनेस, कि आपकी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर फैट परसेंटेज में आपके बॉडी के मसल्स को धीरे धीरे ग्रो करना। उनके लिए ना कोई जो बहुत फैटी होता है वो बोलता है आई एम ऑन बल्किंग, और सॉरी ब्रो, आप मोटे हो, बिल्कुल आप ऐसा कोई है नहीं कि आपने बल्किंग पे हो। ऐसा हो तो एक काम कीजिए, 1 साल में कटिंग करके स्टेज पे चढ़ जाइए। बिल्कुल सही बात है, पता चल जाएगा आपको कितने जीरो होते हैं, कितने। अभी जैसे सर कुछ ही दिन पहले मेरी जिम में एक 45 केजी का लड़का आया, बोला मेरे को कटिंग करनी है। अब 45 केजी में कटिंग कैसे हो सकती है? अभी सपोज जैसे आप एथलीट हो, मैं भी एथलीट रहा, तो अपने अंदर का एक फ्रेम बना हुआ है। अगर आप कभी भी कट डाउन करोगे आपका वही पीक शेप निकलेगा, और जो आपने मसल मास कैरी किया था और वापस जो करोगे वो दिखेगा। अभी 45 के बच्चे को मैं क्या रिप्लाई दूं? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि एकदम कटिंग कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली उसको फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोर पे लेके जाओ, उसको कुछ बेसिक एक्सरसाइज परफॉर्म करवाओ जी उनको, और उनको बताओ, पहले टारगेट दो कि पहले ये करके दिखाओ। आप उनको एक काम कीजिए कि अगर 45, उनकी एज कितनी है? लाइक 18 ओके, तो उनको कुछ पुशअप्स दे दीजिए, उनको कुछ बेंच का टारगेट दे दीजिए, और उनको बताइए कि आप ये टारगेट कंप्लीट करो, ये वेट कंप्लीट करो, और उसके बाद हम आपके साथ बात करें। अगर वो समझने को तैयार नहीं है तो, अगर वो प्रॉपर्ली आपको एजुकेटेड लग रहा है और आपको लगेगा वो अंडरस्टैंड करेगा, तो उसका कहीं ना कहीं मतलब ये होता है कि सोशल मीडिया में देख लिया फेक नेटी आजकल चल रहा है। अरे वो तो ओ माय गॉड, हम बहुत लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं फेक नेटी पे। आज सर पूरी चीज बताएंगे, शायद ये वीडियो हमारी क्या पता कहां से कहां चली जाए और लोग हमें गालियां भी दें, बट हम आज फैक्ट बात करेंगे, जो नेचुरली है वही हम बात करेंगे, कोई ऐसा बनावटी बात नहीं है। तो जैसा कि अभी सपोज दैट हमें पता है कि सोशल मीडिया कितना डार्क साइड है, ठीक है। अब जैसे जो जिम गए बच्चे और YouTube से फॉलो कर रहे हैं या Instagram पर अपने किसी को भी एक आइडियल मान रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, कहीं भी किसी को, तो सिंपल है। अभी उसने 17-18 का बाइसेप, एक अच्छी मस्कुलर बॉडी, अपने आपको 19 का बताते कि भाई 19 साल के हैं, और इतना मास कैरी कर लिए, तो आपको लगता है कि ये नेचुरल हो सकता है सर? और उसी चीज को बच्चे फॉलो करते हैं। ये एक तुमने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसको मैं लास्ट 3-4 साल से देख रहा हूँ, जो नेटी नॉन नेटी वाला जो चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे, काफ़ी सारा कंट्रोवर्शियल है। और इसके अंदर मैं एक इन्फ्लुएंसर है तरुण गिल, आई थिंक, तरुण मैगी खाने वाला, यस मैगी मैन। अभी वो उसने खुद इतनी सारी कंट्रोवर्सीज कर डाली, और उसके बाद अभी वो नेटिस फेक नेटिस पे वीडियो बना रहा है। बिल्कुल, एक्चुअली राइट नाउ ही इज डूइंग अ गुड जॉब। मैं उससे काफी सारी चीजों में एग्री नहीं करता, मोस्ट ऑफ मैं उसके साथ एग्री नहीं करते बहुत। लेकिन वो तू अभी कर रहा है, लेकिन तुम पहले क्या थे? हाँ ऑफ कोर्स, तुम भी वही थे जो तुम आज तुम एक्सपोज जो कर रहे हो, तुम भी वही थे कल, तुम भी वही थे, ठीक है। और रही बात नेटी और फेक नेटी की, मुझे आप एक ऐसा इंसान बता दो जो आज से 15-20 साल पहले, जब एनाबॉलिक्स का इतना दौर नहीं था, जब जो भी सॉल्ट है उसका उतना दौर नहीं था, तब लोग ऐसी बॉडी सिर्फ जिमिंग करके बना के घूमते थे। कोई भी नहीं था। आज के नेटिस को तब के एथलीट्स के साथ, तब के आप एक काम कीजिए, आज के नेटिस को आप तब के सलमान खान, संजय दत्त, जो उनके 90s के एरा में, उनके साथ कंपेयर करके देख लो। उनकी बॉडी में वो लोग रेगुलरली जिमिंग करते थे, उनकी बॉडी में उतना मसल मास वो कैरी नहीं कर पा रहे हैं, और वो तो स्टार है हर चीज के आगे पीछे। एग्जैक्टली, दे कैन, मतलब पानी की तरह पैसा बहाते अपनी फिटनेस पे। लेकिन उस टाइम पे वो लोग उस लेवल की फैट परसेंटेज और उस लेवल का जो मसल मास है वो अचीव नहीं कर पाए। आजकल के नेटीज लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोग सबको बोलेंगे कि दैट वी आर नेटीज, और लोग बिलीव कर लेंगे, और एक्चुअली में यंगस्टर्स बिलीव कर भी लेते हैं। लेकिन जो नॉलेजेबल पर्सन है, दे नोज कि बैक ऑफ द स्टेज क्या चल रहा है। वही जैसे अब 18 का बच्चा आया तो उसने कहीं ना कहीं मुझे इंस्टाग्राम की लिस्ट दिखाई, भैया मैं इसको फॉलो करता हूँ, ये भैया वर्कआउट करते हैं, उनको फॉलो, पर भैया क्या करते पीछे वो कोई नहीं बताता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है? सोशल मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, वो वही दिखाते हैं जो उनको दिखाना होता है। बैक ऑफ द स्टेज, बैक ऑफ द स्टोरी कोई कुछ नहीं दिखाता है। बिल्कुल सर। आप फोटोज भी वही रखोगे जो आपके बेस्ट आएंगे, जो आप वीडियोस भी वही रखोगे जो आपके बेस्ट लाइटिंग में आएंगे, लेकिन
आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा जो इन्फ्लुएंसर है लेकिन स्टेज पे चढ़ते ही उनकी हवा टाइट हो जाती है। ये हकीकत है, ये तो हकीकत तुमने है। कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे जो अरे ऐसा लगता है जैसे उनके वीडियोस में अरे ये स्टेज पे जाएगा तो गोल्ड पार है, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पे जाते हैं टॉप 15 या टॉप 20 में भी नहीं दिखते हैं। बिल्कुल। तो वैसे ही ये जो नेटी और फेक नेटी का होता है वो वैसा ही है। वो लोग आपके सामने प्रेजेंट करते हैं बॉडी जो कि विद सॉल्ट बनी हुई है, लेकिन वो लोग आपको बताते नहीं है। जी बिल्कुल। और उसका काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है कि उन लोगों को काफ़ी सारे नेटिस कॉम्पिटिशन्स खेलने होते हैं और उसके अंदर उन लोगों को खुद को रिप्रेजेंट करना होता है, तो वो चीज़ की वजह से वो लोग छुपाते हैं और विच इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग। आप काफ़ी गलत जगह पे यूथ को डाइवर्ट कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रूथ बताइए, फैमिली को बताइए, सब लोगों को बताइए, ट्रूथ बताइए। जब पकड़े जा रहे हो तो आपके पास कुछ बोलने को होता नहीं है। अभी मैंने 2-3 एथलीट्स देखे, मैं नाम नहीं लूंगा, जो आईसीएन के अंदर ऑलरेडी 3-4 बार जीत चुके हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि अब मैं ओपन खेलूंगा, नेटी अब मैं नेटी नहीं हूँ। ये कहीं ना कहीं ऐसा जो वाकई में नेचुरली है उसके साथ ही नाइंसाफी है। एग्जैक्टली। मैंने जितने भी नेचुरल कॉम्पिटिशन्स देखे हैं, जैसे आईसीएन है और काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में मैं गया हूँ और मैंने देखा है, मैंने ये देखा है कि जो प्रॉपरली नेचुरल एथलीट्स हैं वो लोग टॉप 5 में भी नहीं दिख पाते। बिल्कुल, ये सच बात है सर। और एक्चुअली में अगर एक ट्रेनर की नजरिए से, कोच की नजरिए से मैं देखूं तो उन्होंने उनकी बॉडी पे काफी अच्छी मेहनत की होती है एज ए नेटी। जितना उन लोगों ने पुश किया था उतना उन लोगों ने पुश किया है, बट जस्ट बिकॉज एक नॉन नेटी पर्सन खुद को नेटी बता के स्टेज पे चढ़ गया और वो इंसान उनका जो हक है वो लेके चला गया, खा गया। ऑफ कोर्स इससे बहुत से अपने बहुत से मतलब मोस्ट ऑफ जितने भी नेटीज हैं उनके साथ यही दिक्कत हो रही है कि वो लोग नेटी शो जाके खेलते हैं लेकिन वहाँ पे एक नॉन नेटी बंदा आके जीत के चला जाता है। बिल्कुल। जैसा कि सर मतलब ये नेचुरल जो कंपटीशन होते हैं इसमें ब्लड टेस्ट होता है, तो क्या ये पूरी तरीके से सही होता है? एक्चुअली में जो प्रॉपर डोपिंग टेस्ट होता है वो ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते। अच्छा। जो प्रॉपर डोपिंग टेस्ट होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जो जिसके अंदर एक कॉम्पिटिटर की फीस के 10 गुना ज़्यादा फीस चली जाएगी। तो जैसा कि सर आप एक एथलीट्स को जानते हो और मैं भी जानता हूँ जिसने बहुत लोगों के हक खाए हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि अगर आप जो हो वो शो करोगे तो क्या कोई प्रॉब्लम है? देखिए, उनको मैसेजेस देके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनको कमेंट सेक्शंस में, उनके स्टोरीज पे, उनके साथ जो पर्सनल लोग कोचेस मिलते हैं उन सब ने उनको काफ़ी सारी बार टोका भी होगा और काफ़ी सारी बार उनको बोला भी होगा जी। लेकिन वो लोग अगर नहीं सुनने को रेडी है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आप उनको मैसेज बाय सोशल मीडिया दो या कुछ भी तरीके से दो, जब तक वो चीज़ वो लोग खुद नहीं समझेंगे ना तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। पर कहीं ना कहीं ये सर है ना कि आप एक पोस्ट डाल रहे हो और उस पर आप लिख रहे हो आई एम नेचुरल, ठीक है, जबकि अगर आप उन्हीं लोगों से बात कर रहे हो जो आपकी फील्ड के हैं और उनको पता है कि आप क्या ले रहे हो क्या नहीं, तो कहीं ना कहीं वो गलत है सर। वो गलत है और उनको खुद को भी पता है कि इनमें से काफ़ी सारे लोगों को पता है कि मैं नेचुरल नहीं हूँ, लेकिन वो लोग क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। उसका यही है प्रॉब्लम, यही है कि कोई क्या कर लेगा। मुझे जो बोलना है मैं बोलूँ। अगर आप देखा जाए सोशल मीडिया के ऊपर तो अगर किसी ने नॉन नेटी बोल दिया, चलो अभी मैं ऑलरेडी एनाबॉलिक्स और वो कंज्यूम करके मैं सबको बोल दूं कि मैं नॉन नेटी हूँ, मैं नेटी हूँ, तो कोई क्या कर लेगा मेरा? कुछ नहीं। कोई कुछ, जब एसोसिएशन ही कोई कुछ नहीं कर रहा है, जब कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइजर कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रेनर्स, कोई दूसरे जो हारे हुए स्टूडेंट्स हैं उनका कोच या वो लोग ऑब्जेक्शंस उठा रहे, तब कुछ नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या कोई कुछ कर लेगा? लेकिन वो जो इंसान जब एक जिद पे आ जाता है ना कि आई वांट टू चीट, तो वो चीट उन लोगों को वो चीट नजर ही नहीं आती है, उनको ये लग ही नहीं रहा है कि वो लोग चीट मतलब उससे किसी भी हद तक जा सकते वो उसके अंदर, क्योंकि जब तुमको पता चलेगा कि कोई तुम गलत चीज कर रहे हो लेकिन वो तुम्हारे लिए गलत है ही नहीं, तो तुम उसको करते ही जाओगे। तो उसकी वजह से वो इंसान को ऐसा है कि मैं कुछ गलत ही नहीं कर रहा हूँ। बट जब आप पूरी दुनिया के नजरों में देखोगे तो वो काफी इंसान गलत है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको आगे जाके फेस करने पड़ेंगे। जैसे जितने नेशनल्स के अभी जो एथलीट्स हैं
जिन लोग जो एक्सपोज हुए हैं तो उन लोगों को अभी कैसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं कि वो लोग अभी जब खेल रहे हैं तो उनको उतना हाइप या उतना वो नहीं मिल पा रहा है जितना उनको जैसा जब पहले नेटिव में मिलता था। तो वैसा ही कभी ना कभी जो ऊपर वाला है वो देख ही रहा है आपको, वो होएगा ही और वो दिख रहा है, ऑब्वियसली तो रिटर्न आएगा। एग्जैक्टली, मैंने मेरी लाइफ में काफी सारे एथलीट्स हैं उनको काफी शॉर्ट टाइम में ऊपर आते हैं लेकिन फिर सटाक से नीचे आते हुए देखा है। वो लोग मतलब जैसे इंडस्ट्री से पूरे वैनिश हो गए ना, वैसे लोगों को भी मैंने देखा हुआ है। तो इंडस्ट्री में टिक के रहने के लिए आपको काफी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और काफी सारी चीजों के साथ आपको लॉयल रहना पड़ता है। अगर आप आपकी बॉडी, आपकी इंडस्ट्री और आपका जो परस्यूट है उसके साथ लॉयल नहीं रहोगे तो कभी ना कभी वो कमबैक आएगा। उसके लिए आप हमें कुछ नहीं करना है, ना मैसेज भेजना है ना कुछ, हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बोला तो मैं भी बोलना चाहूंगा कि भाई आप अगर किसी का हक खा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक जगह गलत हो, और रात को जब आप खुद को वो चीज जीतने के बाद भी जब आप देखोगे कि मिरर पर तो तुम दुनिया की नजर में जीत गए, पर खुद की नजर में जीतना कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं, वो जब वो जीत मायने ही नहीं रखती। बिल्कुल, वो जीत मायने ही नहीं रखेगी। तुमने उन लोगों को हराया है जो तुम्हारे हिसाब से वो कैपेबल ही नहीं थे। ये तो ऐसे हुआ जैसे कि हाथों की लड़ाई में आप हथियार लेके पहुंच गए और गोलियों से सबको उड़ा दिया, मैं जीत गया। दिस इज नॉट अ फेयर फाइट। तो बंद कर दो ये सब, ये अच्छी बात है। ये तो देखो सर चलता ही रहेगा। कहीं ना कहीं जो हमारे बिगिनर बच्चे हैं उनके लिए मैं थोड़े से क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे एक सप्लीमेंट का बहुत बड़ा मिथ है, लाइक ए वे प्रोटीन, लाइक लोग गांजा पी रहे, दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, सबको जहां तक मतलब एमडीवी मार रहे हैं सफेद पाउडर, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटीन जहर हो जाता है। इस बारे में क्या है मतलब? इसके अंदर एक्चुअली में हमारे इंडियन मेंटालिटी जो है ना आधा बड़ा रोल प्ले करती है। आपको मैं बताऊं कि राइट नाउ मिल इसके अंदर जब भी आप कोई बॉडी बिल्डर्स को देखोगे ना, आप रास्ते पे जाओगे, कोई अच्छी प्रॉपर फिजिक वाला होगा तो लोग क्या बोलेंगे पता है कि पाउडर वाली बॉडी। ये तो होता है सर, ठीक है, बिल्कुल, बट दे डोंट नो डेट पाउडर कितना एक्सपेंसिव आता है और पाउडर क्या चीज अपनी बॉडी को जरूरी है नहीं है कुछ नहीं पता है उनको। बस उन लोगों ने बोल दिया, बात खत्म हो गई वहाँ पे। और अगर वहाँ पे कोई स्किनी इंसान होगा उसको बोलेंगे जिम जाना, बिल्कुल, और जिम जाके बॉडी बना। एक्चुअली में हमारे इंडिया के अंदर आप बच्चों को देखना, सब लोग अपने बच्चों को हेल्दी और वो बनाने, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, बूस्ट, ये सब चीजें देंगे। वो क्या है? डाइटरी सप्लीमेंट ही तो है। आप अपने बच्चों को ये सब चीजें दे रहे हो ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके और वो बड़े हो गए उसके बाद चाय, कॉफी। अरे ये वही सप्लीमेंट है जो आप बचपन में अपने बच्चों को देते हैं, हमने खुद ने भी लिए हुए हैं, ऑफकोर्स लिए हैं। और वो डाइटरी सप्लीमेंट ही है। वो एक न्यूट्रिशन का एक जो हिस्सा आपकी बॉडी के अंदर कम हो रहा है, जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी बॉडी को वो दे रहा है। वो सेम चीज सप्लीमेंट है कि आजकल की जो प्रोडक्ट्स हाइब्रिड खाना हो गया है, सब्जी हाइब्रिड हो गई है, पनीर फेक आ रहा है, ये सब चीजों के अंदर जब आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है तो एक प्रोटीन का न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर वे प्रोटीन पूरा करता है, फुलफिल करता है। यस, बिल्कुल सर। और जैसा कि कंफ्यूजन है लोगों में जो अभी कुछ टाइम बाद जिम किया है कि सप्लीमेंट, वो लोग क्या जाते हैं सप्लीमेंट की शॉप पर पहुंचे और उन्होंने सप्लीमेंट दे, वो सप्लीमेंट वाले भाई को तो क्या बेचना है, अब बेचारे को विटामिन डी की जरूरत नहीं है या फिर बहुत से ऐसे टैबलेट सप्लीमेंट होते हैं वो नहीं चाहिए लेकिन वो बेचने के हिसाब से वो दे देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कितने सप्लीमेंट लेना चाहिए जो बिगिनर है, स्टार्ट किया या फिर उसको 3-4 महीने हुए हैं, कौन से सप्लीमेंट ले सकते हैं? सबसे पहले तो आपको आपकी बॉडी का चेकअप करवा लेना चाहिए। बिल्कुल, दैट योर बॉडी ऑर्गन्स आर गुड और नॉट। आपके बॉडी के अंदर आपके हार्ट, लीवर, किडनीज सिस्टम, आपका एपिटाइट सब सही से वर्क कर रहा है ना, इफ एवरीथिंग इज गुड, मैं सजेस्ट करूंगा दैट वे प्रोटीन, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूटामिन and multivitamins, yes, and maybe fish oil. लाइक जैसे अभी अगर किसी को सप्लीमेंट नहीं लेना, ऐसे भी लोग आते हैं कि हमने जिम जॉइन किया, हमें सप्लीमेंट नहीं चाहिए। तो क्या घर के खाने से बॉडी बन सकती है? घर के खाने से बॉडी नहीं बन सकती है। मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि घर के खाने से आपको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा जितना सप्लीमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। यस, बिल्कुल। आप एक बात बताइए, एक स्कूप सप्लीमेंट के अंदर 22 to 24 ग्राम प्रोटीन होता है। यस, बिल्कुल। 22 to 24 ग्राम प्रोटीन आपको पूरे दिन में 12 अंडे खाने पड़ेंगे तब जाके आपकी बॉडी को मिलेगा। बिल्कुल। आप कितने दिन तक 12 अंडे खाओगे रोज?
और दूसरी बात दैट सप्लीमेंट एक लिक्विड फॉर्म में आपकी बॉडी में जाता है जो काफ़ी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। 12 अंडे आप आपकी बॉडी में डाइजेस्ट करवाओगे तो कब तक डाइजेस्ट होंगे? और चलो 12 अंडे छोड़ दीजिए, आप चिकन पकड़ लीजिए, आप या कोई फूड ब्रोकली कुछ भी पकड़ लीजिए, आपको पता भी है आपको कितनी क्वांटिटी में उतना और जो नॉन वेजिटेरियन उनके लिए तो बहुत टफ हो जाती है। एग्जैक्टली, उनको अरे काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ब्लोटिंग प्रॉब्लम होता है, इनडाइजेशन प्रॉब्लम होता है, गैस बनती है, काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो एक प्रॉपर फिटनेस एंथुसियास्ट को प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन वही चीजों को फुलफिल करता है वे प्रोटीन। तो वो चीज लोगों को समझ में नहीं आ पा रही है। मतलब ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि वे प्रोटीन से किडनी खराब होती है, वे प्रोटीन बनता गलत तरीके से। तो मतलब वे प्रोटीन बनता किस चीज से? ये सिंपल आप देखिए, वे प्रोटीन काफी सारी चीजों से बनता है, बट स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट आवर इंडियंस। तो इंडिया की बात करता हूँ। जैसे हम दूध है, मिल्क है, दूध, उसके अंदर से 2 पार्ट डिवाइड होते हैं। जैसे हम दूध फटता है तो उसमें से 2 पार्ट, पानी अलग हो जाता है, व्हाइट जो पोर्शन होता है वो अलग हो जाता है। तो एक जो है वो वे है और एक है वो कैसिन है। बस ये सिंपल एक डिफरेंस है कि बॉडी के अंदर एक अमाउंट ऑफ प्रोटीन है जो अलग हो जाता है और एक अमाउंट ऑफ फैट परसेंटेज कैसिन है वो अलग हो जाता है। वैसी तरह से काफी सारी प्रोसेस होती है जिसपे से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स भी होते हैं और काफी सारी चीजें होती है। तो जो फूड होता है उसमें से एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना, उसको वे बोलते हैं। हाँ, और उसको जब हम आइसोलेशन में डालते हैं तो मतलब उसको और प्योर फॉर्म में किया जाता है। जैसे उनमें से शुगर निकाल दिया, फैट निकाल दिया, तो वो आइसोलेट बन जाता है। फिर उसको और डाइजेशन में स्ट्रॉन्ग किया गया तो वो हाइड्रोलाइज बन जाता है। तो वैसे इसी तरह से फॉर्मिंग्स होते हैं। लेकिन किसी भी डाइटरी प्रोडक्ट में से प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करना, उस प्रोसीजर के बाद जो प्रोटीन प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है वो वे होता है। फिर आपको फ्लेवर्स देके उसके अंदर काफी सारी जो माइनस पॉइंट जैसे क्रिएटिन, मल्टीविटामिन कुछ भी आपको ऐड करके जो आपको सर्व करती है कंपनीज, बट जो वे होता है, रॉ वे होता है, वो इस तरह से बनता है। ओके। और सर, जैसा कि अभी 2 साइड है, एक अच्छी साइड है हमारे फिटनेस इंडस्ट्री की जो आज के बहुत ग्रो कर रही है सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग। नए यंगर्स, पहले कैसा था कि भाई तू पहलवान बनेगा तो ही क्या पहलवान बनने जा रहा है, अब उनको यही होता था कि भाई पहलवान बनेगा क्या, छोड़ना। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं वो बहुत फिटनेस की आर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक डार्क साइड ये भी है कि बच्चे पहुंचते हैं, चलो वे प्रोटीन तक तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ट्रेनर्स की गलती होती है जो उनको एनाबॉलिक सजेस्ट करते हैं। तो आप एक चीज बताइए, क्या उन ट्रेनर्स को ऐसा करना चाहिए? क्या वो मतलब ऐसे अपने आने वाले यूथ को भटका रहे हैं? देखिए, एनाबॉलिक्स के बारे में बात करें तो ट्रेनर्स कोई भी एनाबॉलिक सजेस्ट नहीं कर पाते जी। उनके पास वो अथॉरिटी ही नहीं है कि वो लोग एनाबॉलिक सजेस्ट कर पाए। ये ना ही नार्कोस में आता है, ये हमारे मेडिकल स्टोर पे भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। बट ये एक प्रॉपर जो डॉक्टर्स होते हैं वही सजेस्ट कर पाते हैं। तो मैं इसके लिए तो बोलूँगा, मना करूँगा कि किसी भी ट्रेनर के पास जब उसके कैपेबिलिटी का सर्टिफिकेशंस ना हो तो वो ना सजेस्ट करे, क्योंकि आप जो बंदे को दे रहे हो उसकी लाइफ तो रिस्क में डाल ही रहे हो। बिल्कुल। साथ के साथ आप अपने करियर को भी रिस्क में डाल रहे हो। सर, अगर आगे जाके वो बंदे को कुछ भी हुआ और उस बंदे ने कोई भी लीगल एक्शन आप पे लिया तो आपका तो करियर खत्म होगा ही होगा। मतलब ट्रेनर की बनती है एग्जैक्टली। और वो जब हाथ ऊपर कर देगा, लेकिन अगर प्रूफ हो गया तो वो अपने करियर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करेगा। अच्छा, और मतलब किसको लेना चाहिए, कौन ले सकता है? लाइक ऐसा हम किसी को नहीं सजेस्ट कर रहे कि लेना चाहिए, लेकिन जैसे अभी फिटनेस एक बॉडी बिल्डर है और एक नॉन बॉडी बिल्डर है, तो मेरे आपके हिसाब से किस हिसाब से लेना चाहिए? और जो जिसका करियर बनाना है, जब तक मेरे हिसाब से तो जब तक कोई एथलीट ना हो, कोई कम्पीट नहीं करने वाला हो कोई ऐसी कॉम्पिटिशन्स में, तब तक उसको ना लो तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर। अगर आप चाहते हो कि आपको लेना है तो आपके पास ये चीज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस में एफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। क्योंकि यू ऑल्सो नो दिस थिंग वेरी वेल कि एनाबॉलिक से लेके उस चीजों के कितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं। यस, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने जितने भी बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, जो भी कंज्यूम करते हैं, दे नो द सेफ साइड और दे नो हाउ टू टेक इट, हाउ टू उसको कैसे लेना है उनको पता है और काफी सालों से उनको एक्सपीरियंस रह चुका है और वो उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी रेडी है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उससे क्या होगा। तो सबसे पहले लेने से पहले आप ये सोचिए कि आप उस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी हो।
अगर नहीं रेडी हो, अगर आप एथलीट नहीं हो तो बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। आप जिम आओ, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। बहुत सारी और रास्ते हैं जिससे आप अपनी फिटनेस मेंटेन कर पाओगे। आपको एक बॉडी बिल्डर जैसा दिखना है तो फिर वो चीज के लिए आप एनाबॉलिक्स लो, वो बहुत गलत बात है। और एक चीज सर और ये कि लाइक लोगों के थिंकिंग कि एक बार एनाबॉलिक्स लिया तो क्या बॉडी वो लाइफ टाइम रहती है, या अगर लिया है तो कितने टाइम तक रहती है। तो ये एक मैसेज है जो लेने की सोच रहे हैं या जो बच्चे हैं कि भैया की बॉडी बहुत मस्त है और वो सब चीजें कर लेते, तो उनको ये बताओ कि एनाबॉलिक्स लेने के तक कब तक बॉडी ऐसी रहती है और कब तक वापस नेचुरलिटी में आ जाती है। अरे आप खुद ही देख लो, उसका आंसर सबको क्लियरली दिखता ही है कि जितने भी एक्स बॉडी बिल्डर्स है जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी बॉडी कैसी हो जाती है। आर्नोल्ड को देख लो, आर्नोल्ड को देख लीजिए, आप उनको पूरी लाइफ कभी भी, रॉनी कॉलमैन को देख लीजिए, बिल्कुल। आप कितने भी बॉडी बिल्डर देखिए, एनाबॉलिक्स आप जब लेते हो आपके प्राइम टाइम में आपको आपकी बेस्ट फिजिक अचीव करने में हेल्प करेगा, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो आपकी बॉडी में से वॉश आउट होगा, आपकी बॉडी को उसी शेप में लेके आ जाएगा जिस शेप में आप पहले थे, और आपको वापस जेनेटिक डिपेंडेंसी पे ही आना पड़ेगा। लेकिन तब आपके हार्मोन्स उतना काम नहीं करेंगे जितना पहले काम करते थे, बिल्कुल। क्योंकि अभी उसको एनाबॉलिक्स ने स्लो डाउन कर दिया है। इसके लिए काफी लंबी हमको टॉक करनी पड़ेगी, लेकिन यू ऑल्सो नो, और काफी सारे लोग, काफी सारे ट्रेनर्स जानते हैं कि आफ्टर एनाबॉलिक्स हमारे बॉडी के जो ओरिजिनल हार्मोन्स जो डेवलप होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो, और सर मैं 3 चीजों के बाद मैं ये वीडियो पूरी करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी जो बात है वो शायद इतनी लॉन्ग हो जाएगी कि शाम भी निकल जाए तो भी, लेकिन कहीं ना कहीं सर को भी काम है और हमें भी, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे, पर थोड़ा रुक के। तो सर पहला आप एक शॉर्ट टर्म में आने वाली यूथ को मैसेज दीजिए कि अगर वो जिम आते हैं तो उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कितना पेशेंस रखना चाहिए उनको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हाइजीन, बिल्कुल, प्रॉपर कोचिंग, यस, और पेशेंस तो उनको लाइफ टाइम रखना चाहिए, क्योंकि आप आपकी बॉडी को कार्व कर रहे हो, आप आपकी बॉडी को डेवलप कर रहे हो। अगर एक पत्थर को भी कार्व करते हैं तो उसमें भी काफी टाइम लगता है। तो आप आपकी बॉडी को थोड़ा थोड़ा करके ट्रेन कीजिए, सेफ्टी के साथ ट्रेन कीजिए, प्रॉपर बॉडी को सारे इक्विप कीजिए, रिस्ट बैंड लगाइए, बेल्ट यूज कीजिए अगर आप हैवी लिफ्ट करते हो तो, और जितना हो सके उतना फैंसी एक्सरसाइज से बचे जो आपको इंजरी दे सकती हो। जितना हो सके बेसिक से स्टिक रहिए और अपने बेसिक पे अपनी लिमिट को पुश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है प्लीज हायर कोच, और वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगा कैसे करना है। और सर सेकंड क्वेश्चन, हमारे जो जिम के फिटनेस इंडस्ट्री के ट्रेनर्स हैं, अच्छे भी हैं और थोड़ा अलग भी हैं, तो आप एक मैसेज उन ट्रेनरों को भी दीजिए कि अगर कोई बच्चा आता है, वो एक लाइक हम फिटनेस के डॉक्टर है, तो अगर कोई समझो पेशेंस लाइक कोई फिटनेस के लिए आ रहा है, तो एक मैसेज उनको दीजिए कि आप बच्चों की कितनी हेल्प कर सकते हो और उनको किस चीज से अवेयर कर सकते हो। ऑब्वियसली जितने भी ट्रेनर्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, एक्चुअली दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। आप काफी अच्छा काम कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं जब आपको पता है कि जो चीज सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है और आप उसके लिए कैपेबल नहीं हो, तो प्लीज आप उनको मूव ऑन कीजिए और जितना हो सके अपने क्लाइंट्स के साथ लॉयल रहिए, और जितना चाहे उतना अपने क्लाइंट्स को समझाइए कि फिटनेस एक अलग चीज है और शो ऑफ एक अलग चीज है, और आपको उनको शो ऑफ की दुनिया में से बाहर निकाल के फिटनेस की दुनिया में लाना है, हेल्थ की दुनिया में लाना है, और उसी चीज को आप ज्यादा प्रमोट कीजिए। दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। यस। और सर जैसा कि एक मिथ है कि किस एज से फिटनेस स्टार्ट करें, सिर्फ हमारे इंडिया में ही ये मिथ है, बाकी हम बाहर के बच्चों को देखते हैं जो 5-5 साल के बच्चे हैं, ये मतलब 9 महीने के बच्चे को स्विमिंग पर डाल देते हैं। तो एक मैसेज हमारे उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चों को ये बोलते हैं कि अभी जिम मत जा, हाइट रुक जाएगी, और अभी ये सप्लीमेंट मत लो, ये इससे कुछ किडनी खराब होगी, ये सब चीज। तो इन दोनों कंबाइन करके आप उन पेरेंट्स को एक मैसेज दो कि हमारे बच्चों के लिए या हमारे जो यूथ है उसके लिए फिटनेस कितनी जरूरी है। फिटनेस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का कोई एज नहीं होता है। फिटनेस जिमिंग ज्वाइन करने की कोई एज या कोई भी टाइप की लिमिट्स या कुछ भी टाइप का आपका बॉडी का टाइप, हाइट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई किसी भी एज में जिम ज्वाइन कर सकता है, जिमिंग कर सकता है। एक एथलीट है जो क्रिकेटर है वो भी जिमिंग कर सकता है ताकि वो अपनी क्रिकेट के अंदर अपने खुद के एंड्योरेंस को संभाल सके। वैसे सारे एथलीट्स जिमिंग कर सकते हैं, और जिमिंग आपको आपकी फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं प्लस ही देगा, वो माइनस देने वाला नहीं है। अगर आपकी एज 50 या 60 प्लस है उसके बाद भी आप जिमिंग स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई एज होता नहीं है। और मैं इंडियन फैमिलीज जितनी भी है उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके
सके उतना जिमिंग कीजिए, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आपकी हेल्थ बेटर रहेगी तो आप डबल जो दुगना पैसा आप हॉस्पिटल में दोगे उससे ज़्यादा बेटर आप यहाँ पे अपनी बॉडी को हेल्दी रख पाओगे। बिल्कुल। तो सर आपने इतना टाइम निकाला, आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक पार्ट में बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सामने एक मास्टर ट्रेनर है, नॉट अ ट्रेनर, और इनकी नॉलेज हमें पता है कि मैं खुद इनका स्टूडेंट रहा हूँ, ये मेरे सर हैं, तो हम इसका कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट हम लाएंगे सर, श्योर और उस पर हम और चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जितनी भी सर ने आपको बात बताई उस चीज पर आप फोकस करें। फिटनेस बहुत ज्यादा, जैसा ये बाहर मिथ चल रहा है, बुरी नहीं है, फिटनेस बहुत अच्छी है, बहुत सी बीमारियां फिटनेस से ही दूर होती है, डॉक्टर को सजेस्ट करते हैं। इवन तो मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं और वो 11-12 साल से कंटिन्यूअसली मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड दे आल्सो कंज्यूम सप्लीमेंट्स, और वो लोग काफी अच्छी तरीके से जिमिंग करते हो। आप उनकी फिटनेस देखो, ओ माय गॉड, कितने ब्यूटीफुल अपने आप को मेंटेन रख पाते हैं वो लोग, और वो लोग डॉक्टर्स है, वो पूरे दिन की प्रैक्टिस के बाद भी अपनी फिटनेस को मेंटेन रख पाते हैं। तो फिटनेस बहुत जरूरी है, और जिस हिसाब से हमारी फिटनेस इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो जितना भी सर ने हमारे ट्रेनर्स भाइयों को बोला है, तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा ध्यान दें। ध्यान कैसा कि बच्चों पे ध्यान दें, कोई ऐसी चीज सजेस्ट ना करें जिससे उनको हार्म हो। आपकी जितना आपने मेहनत किया 10 साल 15 साल, वो भी एक मिनट में आपकी पूरी जर्नी खराब कर सकता है। तो इन चीजों का ध्यान दें, और फिटनेस टॉक पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सर के साथ हम मिलेंगे सेकंड पार्ट पर बहुत जल्दी, आप इसको पूरा देखें। और थैंक यू सो मच सर, हम फिर दोबारा मिलेंगे इसी टॉपिक पर, फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।